बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10 साइंस के साइंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोगों को पता है कि जो कंपाउंड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हर एक एलिमेंट के। तो इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड जो होता है वो किस किस तरह से रिएक्ट करता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ और किस तरह से अपनी रिएक्शंस बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है। तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4.1 Bonding in carbon, the covalent bond. The properties of ionic compound. We saw the ionic compound have high melting and boiling point and conductor of electricity in solution or in the molting state. अब हमें पता है कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं उनका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है और वो काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनकी मॉल्टन स्टेट में। हमें ये भी पता है कि हमारे जो नेचर होता है आयनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग का वो कैसा होता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं जस्ट बिकॉज उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है कार्बन कंपाउंड का वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। The force of attraction between the molecules are not very strong since these compounds are largely non-conductor of electricity. जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। The combining capacity of various elements and how it depend on the number of valence electron. Let us look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. अब हमारी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो कार्बन है अब हम उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे और जो हमारा कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। The reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is, attain noble gas configuration. Element forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from outer shell. In the case of carbon, it has 4 electrons in its outer shell and speed to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration. अब हमारे जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी टेंडेंसी उनके जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उस पर डिपेंड करती है। और हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स के एलिमेंट होते हैं वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन या फिर लूज़ करेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल से जिसके वजह से वो कंप्लीट उसका ऑक्टेल बना सकते हैं। तो हमारा जो कार्बन रहता है इसके अंदर जो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल रहती है उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये दो चीज़ें कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी उनको वो लूज़ करके उसको पूरा ही ख़त्म कर दे। तो हम जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। It could gain 4 electrons forming 4 C4 minus ion, but it would be difficult for the nuclei with 6 proton to hold on even 10 electrons, that is more extra electron. तो क्या कर सकता है वो गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन जिससे वो आयन्स बना सकता है, पर ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो हमारे 6 प्रोटॉन्स रहते हैं तो वो हमारे 6 प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव हैं वो 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे गेनिंग प्रोसेस में। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि इट कुड बी 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 प्लस कैटन, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स leaving behind a carbon cation with 6 proton in this nuclei holding on just 2 electrons. और अगर वो लूज़ करता है तो लूज़ करने में क्या होता है कि जो उसके प्रोटॉन्स हैं प्रोटॉन्स जो हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफ़ी लार्ज एनर्जी चाहिए होगी उसको लूज़ करने के लिए अपने चारों इलेक्ट्रॉन, और जो जो कि 6 प्रोटॉन्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो ये लूज़ करना भी इसके लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है और इस गेन करना भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with another atom of carbon or with atoms of another element, not just carbon, but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner.
The shared electrons belong to the outermost shell of both the atom are lead to the both atom attaining the noble gas configuration before going on the compound of carbon. अब उसको कुछ ना कुछ तो करना है कार्बन को। अब वो क्या करेगा, वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, तो फिर वो क्या करता है, जो उसके वैलेंस एटम्स रहते हैं उसको वो शेयर करता है दूसरे वैलेंस एटम, जैसे दूसरे एक कार्बन है वो अपने एटम्स को शेयर करेगा दूसरे कार्बन के साथ। तो दोनों एटम के पास कुछ कुछ कमियां थी, तो दोनों ने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दोनों की कमियों को पूरा कर दिया। इससे क्या हुआ कि दोनों ही हमारे जो एटम्स थे, दोनों ही कार्बन जो थे, तो वो क्या हुआ, एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए किसी भी कंपाउंड बनने से पहले। दोनों आ गए, दोनों ने एक दूसरे की फुलफिल को पूरा कर दिया। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. The atomic number of hydrogen is 1, hence the hydrogen has one electron in its K shell and it's required one more electron to fill the K shell. So two hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen H2. This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas helium which has 2 electrons in outermost shell. सिमिलरली जो हमारा हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन को भी अपनी पूरी वैलेंस शेल जो के शेल है उसको फुलफिल करना है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये अपनी ऐसे करके ये अपना पूरा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ये उसको फुलफिल कर लेता है और उसको कंप्लीट कर लेता है। Sorry. The shared pair of electron is said to be constitute a single covalent bond between two hydrogen atoms. The single covalent bond is called represented by between the two atom. और जो हमारे हाइड्रोजन रहते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। In the case of oxygen, we have seen formation of double bond between two hydrogen atoms. This is because an atom of hydrogen has 6 electrons in its L shell and it's required 2 more electrons to complete its octet. So each atom of hydrogen shares 2 electrons with another atom of hydrogen to give us the structure of shown in the figure. The 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to the 2 shared pair of electrons. This is said to be constituted double bond of 2 एटम्स। अब जो सिमिलरली हमारे ऑक्सीजन के साथ भी ये होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो हमारा जो फिगर 4.3 है, इसके अंदर आप देखोगे कि ये वाला ऑक्सीजन था, इसके पास भी 6 थे, इसके पास भी 6 थे। तो ये दोनों ने क्या करा, अपने दो दो शेयर करे, तो दोनों शेयर करने की वजह से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन के पास भी 8 आ गए, दूसरा ऑक्सीजन के पास भी 8 आ गए, जिसके वजह से इनका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ये पूरा हो गया। Nitrogen has atomic number 7. In the order to attain an octane, nitrogen, each atom and molecule of nitrogen contributed 3 electrons given in rays of share of pair of electrons is said to be constitute of triple bond between the two atoms. The electrons dot structure of N2 and triple bond can be depicted. अब हमारा सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन में हुआ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स देके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट किया था, तो हम सिमिलरली नाइट्रोजन के अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। Methane, which is found of carbon, methane is widely used as fuel and its major compound in biogas and compound natural gas. It also one of the simplest compound formed by carbon. Methane has a formula NH4. Hydrogen, as you know, has valency of 1. Carbon is tetravalent because it has 4 valency electron. In order to achieve noble gas, carbon share the electron with 4 atom of hydrogen. अब जो हमारा मीथेन रहता है, मीथेन एक बहुत ही बायोगैस है, जो एक फ्यूल है जो बहुत ही हमारी 4 व्हीलर्स में यूज़ होता है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। CH4 में क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोजन, एक हमारा कार्बन रहता है और 4 हाइड्रोजन्स रहते हैं। तो उसको मिलाकर उसकी रिएक्शन कराकर हमारा मीथेन बनता है। सच बॉन्ड which are formed by sharing an electron pair between two atoms are known as covalent bond. Covalently bonded molecules are seen to have a strong bond between two molecules, but intermolecular forces are weak. The given result to the low melting and boiling point of this compound, since the electrons are shared between atoms and no charged particle are formed, such covalent bonds are generally poor conductor of electricity. अब हमारे जो 2 एटम मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैर बनाते हैं, उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखने में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ही बहुत ज़्यादा लो होता है।
जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो शेयर करते हैं उसके नो चार्ज पार्टिकल्स को, और इसी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर इतना ज़्यादा वर्सेटाइल होता है कि ये सिंगल बॉन्ड्स भी बनाता है, डबल बॉन्ड्स भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है कार्बन। और इसका नेचर इतना ज़्यादा अडाप्टेबल होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल्स के साथ, लाइक अगर एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ अगर कोई बॉन्ड शेयर करेगा तो 3 फॉर्म में कर सकता है, लाइक सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है, डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो ये इसका वर्सेटाइल नेचर शो करता है। कार्बन की एक बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटी होती है कि जब भी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब भी कोई बॉन्ड बनाता है वो एटम्स के साथ, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स को बढ़ाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उसके, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। और जो हमारा कार्बन होता है इसके अंदर एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये चेन ऑफ कार्बन्स बनाता है, ब्रांचेस चेन बनाता है कार्बन की, और ये कार्बन्स को एक रिंग फॉर्म में अरेंज भी करता है। एडिशनली जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन एटम्स होते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में होते हैं, जैसे कि हमें पता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो जब वो सिंगल बॉन्ड में होते हैं, जितने भी हमारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं वो जब एक सिंगल बॉन्ड में उसके सारे एटम्स होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वहीं अगर हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है अगर किसी भी कार्बन एटम के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है ये वाला, only single bonds between the carbon atom are called saturated compounds, or compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atom are called unsaturated compound। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये याद कर लेना, एग्जाम पर्पज से हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लें। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds। किसी भी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कैटिनेशन की जो हमें कार्बन कंपाउंड में देखने के लिए मिलती है। सिलिकॉन फॉर्म कार्बन विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 or 8 एटम, बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग and hence stable. This gives us the large number of compound with many carbon atom linked to each another। अब जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जब वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो चेन होती है उसके अंदर 7 to 8 एटम्स होते हैं, बट ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से उनका बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। बट जो हमारा कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड रहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टेबल रहता है, और ये बहुत ही कंपाउंड जो हमारा होता है कार्बन का, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी वजह से हम लोग दूसरे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, दूसरे एटम के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं कार्बन को, जिसकी वजह से हमारे दूसरे कंपाउंड भी बन जाते हैं। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। कार्बन की वैलेंस होती है 4 होती है, जो जैसे कि हमने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि किसी भी दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना सकता है। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोराइड, chlorine and many other element, giving rise to compound with specific property which depend on the element and the carbon present in the molecule। अब जो हमारा कार्बन होता है वो किसके साथ फॉर्म करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ फॉर्म करके एक दूसरा एलिमेंट बनाता है, दूसरा कंपाउंड बनाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड करती है अदर एलिमेंट्स पे, कार्बन मॉलिक्यूल्स की। Again, the bonds that carbon form with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable। One reason for the formation of a strong bond by carbon is its small size. This enables the nuclei to hold on the shared pair of electrons strongly. This bond have formed by an element having bigger atom or much bigger वीकर। अब जो हमारा कार्बन होता है इसकी वैलेंस जो होती है, लाइक जो इसकी आउटर न्यूक्लियाई के बाद की जो इसकी वैलेंस शेल होती है वहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जब ये किसी और एलिमेंट्स के साथ जब अपनी बॉन्ड शेयर करता है तो हमें ये तो पता है कि अगर हमारी न्यूक्लियाई के पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है उनका, और वैसे ही अगर 4 एलिमेंट्स इसके पास हैं, 4 और आ गए तो इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो इसका एक ये यूनिक इसका फैक्टर है कि
यूनिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल वाले, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियाई से कनेक्टेड होते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसके वजह से कार्बन जो हमारा है इसके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंपाउंड्स बनते हैं। और वही सिमिलर अगर कोई एक कंपाउंड होगा, एक कोई एलिमेंट होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई से बहुत दूर है, तो उसके बॉन्ड काफ़ी वीक बनेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि हमने अबो चैप्टर में देखा था मिथिलीन का स्ट्रक्चर, वैसे ही हमारे कुछ अनादर स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। अनादर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ फॉर्मूला ऑफ C2H6। In order to arrive the structure of simple carbon compound, the first step to link the carbon atom together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valency of carbon. For example, the structure of ethane is arrived in the following step. अब उसने क्या बोला है कि जैसे हमने मीथेन का एक स्ट्रक्चर देखा था ऊपर, वैसे ही हम लोग अभी और देखेंगे स्ट्रक्चर जो हमारे इथेन होता है। इथेन जो होता है हमारा, वो कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से बनता है और उसका फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पर स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छे से इजीली समझ सकते हो कि उसने क्या बोला है कि पहले अगर हमें इथेन बनाना है तो इथेन बनाने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है। इथेन बनाने के लिए हमें 2 कार्बन एटम्स चाहिए होंगे और 6 हमारे हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे। सबसे पहले उसने बोला कि आपके जो कार्बन एटम्स हैं आप उनको लिंक कर दो, एक सिंगल बॉन्ड बना दो, उनको लिंक कर दो। मैंने 2 कार्बन एटम को लिंक कर दिया। देन उसके बाद उसने कहा कि दो हमारे जो कार्बन एटम्स हैं दोनों को 3-3 हाइड्रोजन दे दो, जिसके वजह से क्या हो कि उसकी जो 4 की जो एक वो है रिक्वायरमेंट है, 4 एटम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो मैंने एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिए, दूसरे कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिए, जिससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने अपना अपना एक एटम दिया, जिससे हमारे कार्बन की पूरी रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो गई। सिमिलरली ऐसे हम देख सकते हैं कि प्रोपेन में भी होता है। प्रोपेन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है 6,3H8। सिमिलरली जैसे हमारा हाइड्रोजन इथेन वाला था, उसमें क्या होता है कि ये पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, फिर दोनों सिंगल बॉन्ड जो हमारे कार्बन होते हैं, फिर हम कार्बन को 2-2 हमारे हाइड्रोजन देते हैं। देन हाइड्रोजन 2-2 देने के बाद क्या होता है कि जो उसकी वैलेंसी होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, और वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद हमारे पास प्रोपेन आ जाता है। और सिमिलरली हमारा स्ट्रक्चर जो इथीन का होता है, इथीन के अंदर क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इथीन का होता है 6,2H2, और उसको हम इथीन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन को उसने क्या करा कि कार्बन के पास 4 मॉलिक्यूल्स थे, दोनों कार्बन ने अपने 2-2 मॉलिक्यूल शेयर करे। 2-2 मॉलिक्यूल शेयर करने की वजह से क्या हुआ कि दोनों कार्बन्स के पास अब 8-8 मॉलिक्यूल्स हो गए, 4-4 मॉलिक्यूल्स हो गए। देन 2-2 मॉलिक्यूल्स की और रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए। 2 हाइड्रोजन लेने की वजह से क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन्स ने अपना एक-एक मॉलिक्यूल दिया, जिसकी वजह से जो उसकी वैलेंसी थी पूरी 4 और 6 वाली, वो पूरी कंप्लीट हो गई, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो यही नेचर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है कार्बन के साथ कि आप कार्बन को हर एक चीज़ के साथ, हर एक अलग कंपाउंड के साथ मिलाकर एक उसका कभी सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, कभी उसका डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और बहुत बार आप उसका ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो यही वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, जो बहुत ज़्यादा वो हर एक एलिमेंट के साथ अपने बॉन्ड्स बना लेता है। 3. Chemical property of carbon compound. The chemical property of carbon compound, combustion. Carbon is all allotropical form burn in oxygen to give one carbon dioxide along with the release of heat and light. Most carbon compound also release large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction. अब जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होती है कार्बन कंपाउंड की, तो उसमें सबसे पहली हमारी होती है कंबंशन। कंबंशन क्या होता है कि अगर जब हम ऑक्सीजन के अंदर हमारा कार्बन जब जलता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसके साथ एक हीट और एक लाइट प्रोड्यूस होती है। और कुछ हमारे कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट देते हैं जब वो जलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with lot of black smoke. अब हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब वो जलते हैं तो बहुत क्लीन फ्लेम होती है उसकी, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो उसकी फ्लेम येलो होती है और उसमें से स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है।
Limiting the supply of air result in incomplete combustion. Even saturated hydrocarbons giving a sooty flame. The gas kerosene stove use at home has inlet or air so that the sufficiently oxygen rich mixture of burn to give clean blue flame. If you observe the bottom of cooking vessel getting blackened, it means the air hole are blocked and fuel is getting wasted. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxide of carbon and nitrogen which are major pollutant in the environment. अब जो हमारे क्या होता है कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जब इनको एक प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है एयर की, तो ये बहुत इनकम्प्लीट जलते हैं। बहुत ही आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारा जो एक लकड़ी होती है, लकड़ी अगर बुझ जाती है और अगर आप उस पर हवा देते हो तो उससे क्या होता है, वो फिर जलने लगती है। तो हमने क्या करा कि एक प्रॉपर लिमिटेड सप्लाई करा एयर का, जिसके वजह से हमारी फ्लेम जो है वो फिर से जलने लगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो भी ऐसे सूदी फ्लेम हो जाते हैं, मतलब ऐसे उसमें से धुएं निकलने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर एयर जो है, एयर का सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होता है। सिमिलरली जो हमारी गैस और कैरोसिन स्टोव होते हैं हमारे, वो जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट सप्लाई होता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेम रहती है वो ब्लू और क्लीन रहती है बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं वो जल नीचे से ब्लैकिश हो जाते हैं बिल्कुल। वो ब्लैकिश इस कंडीशन में होते हैं कि जब हमारा कहीं पर एयर का जो होल है और जो ब्लॉक्ड है फ्यूल में, वो वेस्ट हो रहा होता है, तो उसके वजह से हमारा जो वेसल है वो नीचे से ब्लैक हो जाता है। फ्यूल्स हमारे जो कोल और जो पेट्रोलियम होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र का कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइज सल्फ़र और नाइट्रोजन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। कोल एंड पेट्रोलियम बहुत ही पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो हमारी एयर पॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबल बनते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। Oxidation. Carbon compound can be easily oxidized on combustion. In addition to the complete oxidation, we have reaction in the alcohol converted to hydroxylic acid. जो हमारे कार्बन रहता है, कार्बन कंपाउंड रहते हैं, बहुत ही इजीली वो जल जाते हैं और उनका कंबशन बहुत ही इजीली होता है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे कुछ जो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी हमारे कार्बन सैलिक एसिड्स को। Some important carbon compounds, ethanol and ethanoid. Many carbon compounds are invaluable to words, but here shall study the property of two commercial important compounds, ethanol and ethanoic acid. जो हमारे दो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एक इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड, ये हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. Ethanol is a liquid at room temperature. Ethanol is commonly called alcohol and is the active ingredient of all the alcoholic drink. In addition, because it's a good solvent, it is used for medicines such as tincture, iodine, cough syrup and many other टॉनिक्स। अब हमारा जो इथेनॉल होता है ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है अल्कोहल में, बिकॉज ये एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर, और साथ ही साथ ये गुड सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं सच, और जैसे कि टिंचर, आयोडीन में, कफ सिरप में, और बहुत सारे टॉनिक्स जो होते हैं हम उसके अंदर हमारा इथेनॉल यूज़ करते हैं फॉर मेडिकल पर्पस के लिए। इथेनॉल इज़ अ गुड Ethanol is also soluble in water in all proportion. Consumption of small quantity of dilute ethanol cause drunkenness, even though this practice is condemned. This is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. Also, long-term consumption of ethanol lead to the many health problem. अब हमारा जो इथेनॉल होता है ये सॉल्युबल भी होता है वाटर के अंदर, और अगर हमने थोड़ा भी प्योर इथेनॉल का अगर हमने थोड़ा भी कंजम्पशन कर लिया तो इससे हमें बहुत ड्रंकननेस फील होगी, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा
वाइडली स्पिरिट यूज़ होती है ये चीज़ फॉर जो ड्रिंक करते हैं वो लोग इस तरह के प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं। बट अगर हमने ये ज़्यादा दिन तक अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंजम्पशन किया प्योर इथेनॉल का, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और हमारी हेल्थ पे इसका बहुत असर हो सकता है। तो हमको नहीं लेना है इस तरह की चीज़ें। Properties of ethanoic acid. Ethanoic acid is commonly called acetic acid and belong to the group of acid called hydraulic carbolic acid. 4 to 5 to 8% solution of acidic acid in water is called vinegar, and it is called widely as ethanoic acid. Ethanoic acid is commonly called acetic acid and belong to the group of acid called carbolic acid. अब जो हमारा इथेनोइक एसिड रहता है ये हम इसको कॉमनली एसिडिक एसिड बोलते हैं और ये एसिड्स जो हमारे होते हैं कार्बोलिक एसिड्स उसके ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called a vinegar and it is used widely as a preservative in pickles. जो 7 से 8% जो हमारा सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का ये वाटर के अंदर इसको हम विनेगर बोलते हैं और ये हम इंडियन सोसाइटी में ये पिकल्स के अंदर यूज़ होता है, जो अचार होते हैं हमारे उसके अंदर यूज़ होता है विनेगर बहुत ज़्यादा वाइडली। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज़ 290 K and hence it often freezes during winter in cold climate. The give reason to its name glacious acidic acid. जो हमारा एथेनोइक एसिड रहता है ये अगर हम इसको फ्रीज भी हो जाता है हमारे कोल्ड क्लाइमेट में ये, तो हम उसको नाम क्या देते हैं ग्लेशियस एसिडिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोलिक एसिड आर obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, कार्बोलिक एसिड आर वीक एसिड्स। जो हमारे ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको हम लोग कहते हैं कार्बोलिक एसिड्स और ये हमारा जितने भी एसिडिक नेचर के होते हैं जो भी होते हैं। और जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक HCl जो होता है हमारा ये कम्प्लीटली वीक होती है इसकी रिएक्शन और ये बहुत वीक एसिड्स की कैटेगरी में आता है। द इफेक्ट ऑफ सोप इज क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एज यू नो। Oil does not dissolve in water. The molecule of soap are sodium or potassium salt of long chain carbolic acid. अब जो हमारा सोप होता है जैसे कि अब हमें सबको पता है कि जो ऑयल हमारा रहता है ऑयल का नेचर कैसा रहता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो जो हमारे सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम होते हैं या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं जो जिससे क्या करते हैं वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बोलिक एसिड की। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट विद ऑयल। जो आयनिक एंड रहता है हमारा सोप का वो इंटरैक्ट करता है वाटर के साथ और जो कार्बन चेन रहता है वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है। The soap molecule does form a structure called micellar, where one end of molecule is toward the oil droplets while the ionic end faces outside. This form as emulsion in water. The soap micelles thus help in pulling out the dirt in water and can wash our cloth clean. और जो हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल रहता है दूसरा मॉलिक्यूल जो रहता है ऑयल ड्रॉपलेट्स का वो आयनिक एंड का जो बाहर वाला साइड रहता है उससे इंटरेक्ट करता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमल्शन के वाटर के अंदर। और जो हमारा सोप मिसील रहता है वो हेल्प करता है डर्ट को बाहर निकालने में वाटर के साथ मिलकर वो हेल्प करता है डर्ट को बाहर निकालने में हमारे क्लॉथ में से। तो जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 4 ये अब कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।